नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी एथलीट मौजूद है जो इस देश की पहली ट्राई एथलीट है, जो अब कॉमनवेल्थ गेम्स में इस देश को रिप्रेजेंट करने वाली है, प्रज्ञा मोहन। प्रज्ञा, आपका टीवी 9 भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए। प्रज्ञा, ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत कैसे हुई? जो कभी इस देश में नहीं हुआ, वो कैसे आइडिया आपको स्ट्राइक किया? तो मैं बचपन से ही एक स्विमर रही हूँ। मैं नेशनल लेवल की स्विमर थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, और उसके साथ साथ मैं एक डिस्टेंस रनर भी थी स्कूल के दौरान ही। और जब मैंने स्कूल छोड़ा तो, और मतलब बचपन में कैसा होता है कि सबके पास साइकिल होती है, साइकिल ही हमारा घोड़ा गाड़ी सब कुछ होता है। तो वैसे ही मेरे पास भी साइकिल थी, पर साइकिल एज अ कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाने का मैंने स्कूल के बाद ही चालू किया। तो 2013 में जब मतलब मैं स्विमिंग भी कर रही थी, साइकिलिंग भी कर रही थी, रनिंग भी कर रही थी, और मैं तीनों में मैंने बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद वो आइडिया आया कि क्यों नहीं ट्रायथलॉन ट्राई करते, जो एक कॉम्बिनेशन स्पोर्ट है तीनों का। तो मैंने 2013 में ये सफर चालू किया था और 2014 में ही मुझे इसके फल मिल गए। मैं 2014 में पहली बार नेशनल चैंपियन बन गई थी ट्रायथलॉन की। अच्छा, तो आपने पहले इससे किसी ट्राई एथलीट से आपने जुड़ने की कोशिश की थी, उनसे कुछ सीखने की कोशिश की थी या बातचीत करने की कोशिश की थी? क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता है इंडिया में तो कोई ट्रेनिंग नहीं है इस चीज की। तो आपने ऐसा मतलब हाँ, काफी लिमिटेड था तब कल्चर। मतलब जब मैंने चालू किया था तब आप कह सकते हो कि बहुत कम लोग ये स्पोर्ट कर रहे थे इंडिया में। तो मैंने बाहर का, मतलब तब इंटरनेट भी इतना ज्यादा नहीं था जितना आजकल है कि यूट्यूब में हर चीज की वीडियो मिल जाती है। और मेरे पापा जो मेरे कोच हैं, और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा कि कैसे इसकी ट्रेनिंग करना चाहिए। और उन्होंने ही मेरे को बहुत सारा मतलब कोचिंग किया तब, और काफी ट्रायल्स एंड एरर्स भी मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। और आज वो मेरे मतलब कि मेरे मेन कोच वो ही हैं। अच्छा प्रज्ञा, एज अ गर्ल ये कितना टफ था आपके लिए कि सारे जितने भी स्टीरियोटाइप है, बैरियर्स है, इनको तोड़ते हुए आगे बढ़ना? क्योंकि अभी भी इस देश में जो महिलाएं हैं वो इतने लेवल तक जाने के लिए तकरीबन 10 बार तो जरूर सोचेंगी। वो करेज अंदर से नहीं आता। तो वो एज अ लेडी, एज अ वुमेन, वो क्या अंदर की इंस्टिंक्ट थी जो आपको यहाँ तक इतने बड़े मुकाम तक ले आई? पहली बार तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि एज वुमेन हम लोग मेन से कोई कम है। हम लोग वो उनसे भी ज्यादा कर सकते हैं। पर जैसे आपने कहा कि स्टीरियोटाइप्स हैं और विमेन उतना अचीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सोसाइटल बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं और बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। तो मैंने भी काफी वो बैरियर्स देखे हैं, आप मानेंगे नहीं, पर काफी कॉम्पिटिशन्स में लड़कियों के प्राइज मनी कम होते हैं मेन से, सिंपली बिकॉज वो जेंडर डिस्पैरिटी है। इसलिए नहीं, वो डिस्टेंस भी सेम होता है, वो टाइमिंग भी सेम होते हैं, पर क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों में लोग कम आते हैं पार्टिसिपेट करने, तो इसलिए वो प्राइस मनी कम देते हैं। तो ये सब बैरियर्स मैंने किए हैं, और मैं जब भी अपना, मतलब कि जब भी ये कोई डिस्पैरिटी देखती हूँ तो मैं अपनी वॉइस, मतलब कि अपना ओपिनियन जाहिर करती हूँ। कभी कभार तो ये भी हुआ है कि अथॉरिटीज के साथ लड़ना पड़ गया है कि हम लोगों को भी इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये मतलब कि एक बार 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में। एक गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया था जब मैं साइकिलिंग कर रही थी रोड पे। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं ब्लीड कर रही थी, मुझे लगा था। पर जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे एक्सीडेंट लोकेशन पे, वो यही कह रहे थे कि इस लड़की को क्यों साइकिलिंग करना है, अगर ये इतना ही साइकिलिंग करना चाहती तो वो अपने घर पे करे, बाहर रोड पे ना करे। और साइकिलिंग में हम लोग काफी टाइट कपड़े पहनते हैं क्योंकि एरोडायनेमिक्स मेंटेन करना होता है। तो वो लोग मेरे कपड़ों के बारे में भी बोल रहे थे। तो ये सब हम लोगों ने भी बहुत फेस किया है। पर एज अ रोल मॉडल, मतलब अगर मैं मतलब अचीव कर पाई जो मेरे ड्रीम्स हैं, और लोग मुझे देख पाए, तो मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियां ये सोचें कि वो भी
जो भी चाहती हैं वो कर सकती हैं। और सोसाइटी इन जनरल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती है, स्पेशली जब आप स्टार्ट आउट कर रहे होते हो। पर जैसे जैसे वो देखते हैं कि आप अचीव कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, वो उतने सपोर्टिव होते जाते हैं। तो ये तो प्रज्ञा एक जेंडर की बात हो गई, जो इक्वालिटी आज भी नहीं है। लेकिन मैंने इससे पहले एक कराटे चैंपियन का इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, जेंडर इक्वालिटी तो एक जगह है, लेकिन इस देश में क्रिकेट इतना हाइप्ड स्पोर्ट है कि उसके सामने जो बाकी स्पोर्ट्स है वो काफी नैरो हो जाते हैं। तो वो जो एक स्टारडम है, जो एक एक्नॉलेजमेंट है जो क्रिकेट प्लेयर्स को मिलती है, वो बाकी स्पोर्ट्समैनशिप में कम हो जाती है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मतलब आपने इतनी मेहनत की है, इतनी तमाम चीजें की हैं, आज अब आप भी अपने देश के लिए खेल रही हैं, लेकिन पब्लिक की तरफ से या ओवरऑल जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी होती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा देखा जाए, जब नीरज चोपड़ा ने हमारे देश के लिए ओलंपिक का गोल्ड हासिल किया था, और क्रिकेटर्स से कंपेयर किया जाए तो उनका तब भी मतलब ब्रांड वैल्यू जो अगर हम देखें तो तब भी नीरज चोपड़ा का ब्रांड वैल्यू उतना नहीं होगा जितना विराट कोहली का है। तो वो डिस्पैरिटी तो रहेगी। हमको ये भी समझने की जरूरत है कि इंडिया एक क्रिकेट लविंग नेशन है। क्रिकेट एक खाली खेल नहीं है, जो क्रिकेट है वो एक स्पोर्ट नहीं है, वो धर्म है लोगों के लिए। इट्स अ रिलीजन। देयर इज द गॉड्स ऑफ क्रिकेट एंड नाउ आफ्टर मिताली राज इट्स गॉडेस ऑफ क्रिकेट। मिताली पे अब फिल्म बनने वाली है, शाबाश मिट्ठू, यू नो। तो ओवरऑल क्रिकेट एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मुझे लगता है, लेकिन आप जैसे लोग अगर आगे बढ़ेंगे, और खासकर एक जो वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद शायद लोग इसे कंसिडर करें। पर मुझे नहीं लगता कि खेलने के वक्त या उस मुकाम पे जाने में आपके दिमाग में ये स्ट्राइक भी करता होगा कि यार मुझे तो वो स्टारडम नहीं मिलेगी, या मुझे तो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। नहीं, ऑब्वियसली हम लोग अपना बेस्ट देते हैं, और जब भी हम इंडिया के लिए स्पेशली खेलते हैं तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि हम अपना बेस्ट दे सकें। और वो तिरंगा जब लहराता है, जब हम लोग जीतते हैं, तो उससे अच्छा मोमेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की आपकी तैयारी है 2022 की, तो आप कब जा रही हैं और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, दर्शकों को प्लीज बताइए। हम लोग 23rd की रात को जा रहे हैं, और मतलब वहाँ पर 24th को पहुँच जाएंगे। मेरा इवेंट 29th को है और 31st को है। 29th को मेरा इंडिविजुअल इवेंट है और 31st को हमारा मिक्स्ड रिले है। तो हमको 5 दिन एक्लेमेटाइजेशन का मिलेगा, जो एक बहुत जरूरी दौर होता है, क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ की कंडीशन सब अलग होते हैं। तो हमने जितना भी ट्रेनिंग यहाँ किया हो, पर वहाँ जाके अगर हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम वहाँ के यूज टू हो सके, और वहाँ पर क्योंकि वो यूके है तो टाइमिंग डिफरेंस भी रहेगा, तो बॉडी को यूज टू होने में भी टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा किया है कि हमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस बार काफ़ी जल्दी हम लोगों को भेज रहा है, ताकि हम वहाँ से यूज टू हो सके। और हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। लास्ट 5 हफ्तों से हमारा नेशनल कैंप चालू है। पहले 3 हफ्ते वो पुणे में आर्मी बेस में था, और लास्ट 2 हफ्ते हम लोग चेन्नई में थे। चेन्नई हमारा फेडरेशन जहाँ पर बेस्ड है वहीं पर है, तो यहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है। हमारे जो कोचेस हैं वो भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कोचेस हैं। तो हम लोग बहुत पूरे तैयारी के साथ जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, और अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और एक मेडल के साथ तो वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। क्या ये बात भी सच है कि आप पहली इंडिया की ट्राई एथलीट हैं? पहली इंडिया की ट्राई एथलीट हूँ जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुई थी। मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया था, और मैं अभी बेस्ट रैंक ट्राई एथलीट हूँ एवर जो इंडिया में थी। अच्छा, मुझे और भी सुनने में आया है, कहीं पढ़ने से पता चला है कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने आपके करियर में एक वाइटल रोल प्ले किया है। तो ये कैसे किया है? इसके पीछे की क्या कहानी है?
तो जो मोदी जी मेरे स्टेट के, मैं गुजरात स्टेट को बिलोंग करती हूँ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे 2013 में, और वो 2014 के इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे पूरे गुजरात में, वेदर सोशल, कल्चरल या स्पोर्टिंग इवेंट। तो मेरी रुचि स्पोर्ट्स में थी, तो मैंने बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने 2013 में ट्रायथलॉन चालू किया, तो वो उनके वजह से ही पॉसिबल था, क्योंकि 3 वीकेंड पे 3 अलग अलग कंपटीशन थे, एक स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वो उन्होंने ही करवाए थे, उनके कैंपेन के दौरान ही हुए थे। और उन तीनों में मैंने बहुत अच्छा किया, और रनिंग और साइकिलिंग का तो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट करवाया था उन्होंने। तो तभी मुझे पता चला कि मैं तीनों में बहुत अच्छी हूँ नेशनली, और फिर तभी मैंने डिसाइड किया कि ट्रायथलॉन मैं परस्यू करूँ। तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी, जब भी मतलब थोड़ा ऐसा इंजरीज हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ कि मैंने ट्रायथलॉन क्यों चूज किया, ऐसा मैं कभी बोलती हूँ अपने पेरेंट्स को। तो मैं उनको ऐसा भी बोलती हूँ कि आपने मेरे को ट्रायथलॉन क्यों करने दिया, वैसे टाइप से। तो बोलते हमको मत बोलो, मोदी जी ने तुमको फंसाया, उसको ही बोलो। बिल्कुल, मतलब कोई भी अगर सोचेगा, जो भी आप मतलब एज अ ट्रायथलॉन आप तीनों, और कितने टायरिंग ये टास्क है, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, दिस इज ह्यूज। मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद मैंने आपको देखा है पहली बार एक रिपोर्ट में, और वो तो मूवी थी, यू नो, इट वाज ऑल फिक्शनल, लेकिन रियलिटी में प्रज्ञा को ये करते हुए देखना एज अ गर्ल वाज amazing than ever. I'm really honest. Thank you so much. It was, you know, like it's a big honor for the country कि प्रज्ञा हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट में आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्लस आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, अब बहुत एक प्यारी बेटी है, और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं लग रहा है जो मैं एक पॉइंट पिक करूं और मैं उस पर आपसे बात करूं। ये ओवरऑल एक पैकेज है आप, प्रज्ञा। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी काइंड कि आप ऐसा सब बोल रहे हैं। पर जैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है, वैसे एज एन एथलीट हमारे लाइफ में भी काफी कुछ ऊंचा नीचा होता है। जैसे इंजरीज की बात करें या एक्सीडेंट्स की बात करें, तो क्योंकि हमारे स्पोर्ट में साइकिल है जो एक इक्विपमेंट है, और साइकिल हम लोग काफी फास्ट करते हैं, और ब्रेक साइकिल की अगर आपने देखी हो तो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो अब मेरे काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं। इनफैक्ट मेरे लेफ्ट हैंड में एक स्टील रॉड है जो मुझे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है, यू नो, कि मेरे को केयरफुली साइकिलिंग करना चाहिए। और मतलब कॉम्पिटिशन्स में भी साइकिलिंग एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन सब से रिकवर होते होते, इंजरीज फेस करते करते, जब मतलब हम लोग इस मुकाम पे पहुंच पाते हैं, काफी मेंटल स्ट्रेंथ भी लगती है अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रेंथ। बिल्कुल, आई डोंट डाउट दैट। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी ऐसा कुछ ट्राई करूंगी। बट प्रज्ञा, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड आई एम श्योर कि आप जब वापस आएंगी तो ट्रॉफी जो है, आपकी मेडल जो है, वो आपके हाथ में होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, आपको देख के मुझे पूरी गट फीलिंग आ रही है कि आप बिल्कुल देश के लिए मेडल लेकर आएंगी। और इसके अलावा एक आखिरी सवाल है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। एक आखिरी सवाल है ये कि ये सब चीजों के बीच जो प्रज्ञा की पर्सनल लाइफ है वो कहाँ रह जाती है? तो मेरी पर्सनल लाइफ आई थिंक मैंने ऐसे ही डाली है, जो स्पोर्ट्स और जो मेरा सीए का काम है उसके आजू बाजू ही रिवॉल्व करे। और मेरा जो सपोर्ट ग्रुप है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे स्पॉन्सर्स हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं इन ऑल द एंडेवर्स दैट आई अंडरटेक, एंड वो लोग समझते हैं। और ऐसा तो होता ही है, जो फ्रेंड्स होते हैं जो नहीं समझ पाते कि यू नो कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमको कितना देना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। पर वो जो फ्रेंड्स समझते हैं वो रह जाते हैं। तो आई थिंक मेरा जो सपोर्ट ग्रुप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी पर्सनल लाइफ मेरे पूरे स्पोर्ट्स और इसके इर्द गिर्द ही है। तो प्रज्ञा, अभी हाल फिलहाल में शादी या आने वाले सालों में शादी का कोई ख्याल दिमाग में प्रज्ञा के कभी आता है कि अच्छा, मतलब नॉर्मल लड़की की तरह मैं भी शादी के सपने देखूं, या मेरी भी एक दिन शादी हो, ऐसा कुछ ख्याल कभी आता है आपको?
अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी 2024 ओलंपिक्स के ख्याल आते हैं ज्यादा, तो अभी तो शादी का कोई आजू बाजू में कोई अभी ख्याल तो नहीं है। 2024 का एक बार ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन हो जाए, ओलंपिक्स अच्छे से हो जाए, उसके बाद शायद सोचेंगे। बिल्कुल प्रज्ञा, और मुझे लगता है कि आपको देखकर मुझे बहुत इंस्पायरिंग फीलिंग आ रही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी पर्सनली जब आप वापस आए तो आपसे मुलाकात हो, और फिर जो बातचीत होगी उसमें कुछ और ही एक स्पार्क आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया चेतनान भारतवर्ष को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।